गुड आईएमसी, स्वागत है आप सभी का आईएमसी टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, और आज के विषय पर बात करने के लिए मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रमन का। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन, हाउ आर यू? गुड आईएमसी संदीप जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू फॉर कमिंग। तो डॉक्टर साहब, आज जो इस विषय पे हमने बात करनी है वो है ब्लड प्रेशर जी। तो आज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, कृपया आप लोगों को बताइए। बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह काम करता है ना। तो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है। अब इन सभी को सप्लाई कैसे होगी न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम हमारी बॉडी ने तैयार किया है, कुदरत ने हमको दिया है खून, ब्लड। अब ये ब्लड हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में जाएगा तो वो एक प्रेशर से जाना पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे आपके घर में पानी की टंकी है, वहाँ पर आप मोटर से, पाइप से पानी चढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो आपके घरों में पूरी पाइप में, किचन में, बाथरूम में पानी जाता है, तो एक प्रेशर से जाना चाहिए। अगर वो प्रेशर कम है तब भी दिक्कत है, ज़्यादा है तब भी दिक्कत है। बिल्कुल। तो ये ब्लड प्रेशर वही है जो हमारे शरीर के अंदर खून का जो दौरा है वो किस प्रेशर से जाना चाहिए, जो प्रेशर है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो ब्लड प्रेशर है। अब आपका सवाल ये है कि हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो हाइपरटेंशन क्या है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और हाइपोटेंशन भी एक चीज़ होती है, एक तो है ज़्यादा बीपी और एक है लो बीपी, उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो है हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है। बीपी शुड बी ऑलवेज नॉर्मल। ओके, सो अगर हम नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब ये रेंज क्या होनी चाहिए? बिकॉज आज की डेट में जब बात होती है तो कई बार लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मेरा नॉर्मली कहा जाता है 120/80 नॉर्मल होना चाहिए जी। तो अभी लेटेस्ट सिचुएशन के हिसाब से, जो आज का हमारा खान पान है, जो आज की दिनचर्या है, उसके हिसाब से आइडियल रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर की? देखिए संदीप जी, इसमें क्या रहता है कि एक तो आपकी एज, ठीक है, दूसरा आपका लाइफस्टाइल। ये दोनों चीज़ें जो है आपके ब्लड प्रेशर को निर्धारित करती हैं। फिर भी नॉर्मल देखा जाए तो 120/80, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है दो तरीके से नापा जाता है। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। मतलब कि जब आपका खून का दौरा जा रहा है, खून आपकी बॉडी में जा रहा है और एक आप वापिस आ रहा है, तो उस केस में 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। लेकिन आज के समय में, कुछ समय से जैसे जैसे दिनचर्या ख़राब होती जा रही है, जैसे लाइफस्टाइल की बात करी जाए और खान पान की वजह से, तो अब जो है थोड़ा सा अपर रेंज भी हम इसको ले लेते हैं। 130/80 तक भी हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं। अगर इससे ऊपर ब्लड प्रेशर जा रहा है किसी भी स्थिति में तो ये हाइपरटेंशन माना जा सकता है। और इसी प्रकार अगर हम लो बीपी की बात करते हैं तो वो रेंज कहाँ तक लो जा सकती है, जो एक नॉर्मल कैटेगरी में मानी जाएगी? बिल्कुल। लो बीपी की बात की जाए तो अगर नॉर्मली आपका 90/60, 90/60 से अगर नीचे आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है तो वो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। और इसके इस समय इतने लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, पर जब बहुत ज़्यादा बीपी लो चला जाए 60/40 तक, तो उसके बाद कुछ अलार्मिंग साइंस देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि घर में पानी की सप्लाई एक पंप के माध्यम से होती है या एक प्रेशर के माध्यम से होती है, और अगर पानी की वो सप्लाई कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाए तो किसी न किसी घर के पार्ट में पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं रह पाएगी। तो बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया ये। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी हमारे शरीर में खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? थोड़ा, अब सारे तो हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आपने जैसे एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि घर में अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो, अब किचन में आप खाना बना रहे हो तो वहाँ पानी की सप्लाई नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। वॉशरूम में आप नहा रहे हो, पानी की सप्लाई नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। पानी आते आते बंद हो गया आते आते तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसी प्रकार से मुझे जहाँ तक लगता है हमारे शरीर के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन है। बिल्कुल। अब जैसे हाथ हमारा एक ऑर्गन है, आंखें हमारी एक ऑर्गन है, दिमाग हमारा एक ऑर्गन है, इसी प्रकार से दिल भी खुद में एक ऑर्गन है। बिल्कुल। तो अगर किसी भी वाइटल ऑर्गन पे सप्लाई अवरुद्ध होती है या कम हो जाती है, और क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली जो कि बहुत फैक्ट भी है कि ये जो न्यूट्रिएंट हम खाने के माध्यम से ले रहे हैं उनकी सप्लाई इस ब्लड के माध्यम से ही हो रही है। बिल्कुल सही। तो अगर वो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचेंगे तो शायद वो पर्टिकुलर अंग काम करना बंद कर दे या उसमें चैलेंजेस आने लग जाएं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा साइंटिफिक रूप में कि क्या क्या इसके विकराल रूप हो सकते हैं अगर हाई बीपी हो रहा है या लो बीपी हो रहा है। देखिए सर, इसके पीछे सबसे पहले हमको समझना होगा कि ब्लड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। थोड़ा सा हम इसके बैक पे जाते हैं ना, बैक एंड पे जाते हैं। खून जो है हमारे शरीर को क्यों आवश्यक है, उसका क्या रोल क्या है ब्लड का। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनको दो चीज़ें ज़रूरी चाहिए। तीन चीज़ें मैं इधर कहूँगा। नंबर 1 ऑक्सीजन चाहिए,
नंबर 2 उनको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, नंबर 3 चाहिए उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये सारी चीज़ें जो भी हम खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो हवा जो है हमारे शरीर में जा रही है, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, फेफड़ों में से जो भी हम खा रहे हैं उसमें से पोषक तत्व खींच के जो है ब्लड में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक, जैसे आपने बताया, वहाँ तक पहुँचेंगी। अब बात करते हैं अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, जो आपका सवाल है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप घर में पानी देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में एक गमला है, उसमें आप पानी देते हैं तो आप क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर से देते हैं? नहीं देते, नॉर्मल प्रेशर से देते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा? तो पानी बाहर भी गिरेगा, जो मिट्टी है, जो उसका बेस है वो भी ख़राब हो जाएगा, घास लगी है वो खड़ जाएगी, पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो एक लेवल तक ब्लड के प्रेशर को झेल सकते हैं। जब आप ओवर प्रेशर उसको करेंगे तो क्या होगा कि जो वो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो असर इसका देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है नंबर 1 आपकी किडनीज़ के ऊपर। किडनीज़ क्या है? एक फ़िल्टर है। आप भी जानते हैं, छन्नी हम आम भाषा में बोलते हैं ना, जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो फ़िल्टर है। अब उसमें आप ज़ोर से प्रेशर से पानी डालिए तो आप देखते हैं वो छलनी ख़राब हो जाती है। करेक्ट। अब कंटिन्यूसली अगर वो आपके किडनी के अंदर प्रेशर से ब्लड जाता रहा तो क्या होगा? किडनी जो है वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे। एक नंबर 1। दूसरा, अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है? उसी प्रेशर से आपके ब्रेन में जा रहा है, तो आपकी ब्रेन की नर्व्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं दिमाग की नस फट गई, पैरालिसिस हो गई। बड़ा कॉमन है ये बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया आँखों की जो, और ख़ास बात यह है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उनके यहाँ पे ब्लड सप्लाई तो है लेकिन वहाँ पे कैपिलरीज बहुत जिसको हम कहते हैं नाजुक हैं। जैसे आँखों का पर्दा, रेटिना, वहाँ की ब्लड सप्लाई, वहाँ की हेमरेज हो सकता है। ब्रेन की बात कर ली, हार्ट के ऊपर असर पड़ सकता है। अब हार्ट के ऊपर कैसे असर पड़ेगा? होता क्या है, जब आपका प्रेशर से आपने ब्लड को धकेला है ना, अब वो ब्लड क्या करेगा सर, वो आप जैसे दीवार के ऊपर पानी मारे तो बैक प्रेशर भी तो आता है। करेक्ट है ना। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे समय के साथ साथ आपकी जो नसें हैं वो भी वीक हो रही हैं, तो वो प्रेशर से ब्लड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आगे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो बैक प्रेशर मारता है। वो बैक प्रेशर कहाँ मारेगा सर? आपके हार्ट पे मारेगा। ये वैसे ही ना, जैसे हमारे घर में मोटर होती है, बंद कर दो, होंग होंग करने लगती है, तो प्रेशर कहाँ पे आ रहा है सर? हार्ट पे आ रहा है। अब हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा तो हार्ट क्या करेगा सर? अब मान लो मैं आपको धक्का दूं तो आप क्या करेंगे? अपने आप को रोकने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मुझे भी धक्का देंगे, धक्का दूंगा, ऑब्वियस तो बात है। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अगर डॉक्टर 1 का जोर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे सर? अपना बल बढ़ाएंगे। तो हार्ट क्या करता है, ओवर द टाइम धीरे धीरे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, उसकी मसल्स थिक होने शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में। अब जब उसकी मसल्स मोटी हो गई तो वो क्या करेगा? उसको ब्लड की सप्लाई और चाहिए, बिल्कुल ऑक्सीजन और चाहिए, जो कि उसको नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे हार्ट फेलियर की तरफ जाता है। तो एक बहुत बड़ा इसका एक मैकेनिज्म है, पर आम भाषा में हार्ट, किडनी जो मैंने आपको बताया, उन पे असर पड़ता है। करेक्ट। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड की ब्लड प्रेशर के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, एंड आई एम श्योर हमारी जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे देख रही है उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये बड़ी कॉमन समस्या है जो लोगों को सुनने को मिलती है, बट कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि ये कारण क्या है, क्यों हो रहा है, और हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, बट क्या भारत को लेकर के जब हम बात करते हैं, भारतीयों को लेकर के बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा आंकड़ा है जो इस समस्या से जूझ रहा है, या जिनको कितना बड़ा तबका है जिनको इसके ऊपर ध्यान देने की आज ज़रूरत है? क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी दिन प्रतिदिन चेंज होती चली जा रही है, खान पान हमारा दिन प्रतिदिन चेंज होता चला जा रहा है, और जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती जा रही है, खान पान चेंज हो रहा है, मुझे लगता है ये समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है, और डेटा भी कहीं ना कहीं इसको प्रूव करते हैं। तो आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं इस डेटा पे कि क्या लगता है आपको, कितना सीवियरिटी है इस प्रॉब्लम की? आपके आसपास आप देखते हैं कितने लोग आपको तो मिलते होंगे, काफ़ी लोग मिलते होंगे, बीपी बढ़ गया, कितने लोग ऐसे मिलते हैं आपको? मतलब लगभग आजकल आप 40-45 साल से ऊपर अगर बढ़ते हैं तो लगभग बड़ा कॉमन है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 8-10 साल पहले मैं एक शहर में गया हुआ था एक पर्टिकुलर सेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और जब मैं लौट के आया वापस, तो उस समय वहाँ पे टीवी में न्यूज़ चल रही थी कि बच्चों में भी आज हाइपरटेंशन देखा जा रहा है या हाई बीपी देखा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में भी आज मोटापा आप कॉमन देख सकते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की, तो ये आंकड़ा ऑब्वियसली घटा तो होगा नहीं, बड़ा होगा। बच्चों में हाई बीपी की शिकायत देखी जा रही है। बच्चों में देखा गया कि हम बच्चों को अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं। हम बाज़ार से अगर नॉनवेज खा रहे हैं, वहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे नॉनवेज का कि आप चिकन मटन जो भी आप लेके आते हैं, आप सोचते हैं कि अपने सामने आपने कटवाया और अपने सामने फ्रेश आप लेके आ रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। तो वहाँ पर वो रिपोर्ट दिखा रही थी कि बेसिकली आप देखते हैं कि
जो आपने चिकन खाया शायद वो हफ्ते या 15 दिन पहले पैदा हुआ होगा, और उसको रात में रोज़ ऑक्सीटोसिन के डोजेज लग रही हैं, इंजेक्शन लग रही हैं, और विद इन अ वीक्स टाइम वो एक हट्टा कट्टा मुर्गे में तब्दील हो गया, और आप उसको कटवा के अपने सामने लेके आए और आपने बच्चों के साथ बड़े एंजॉय किया। मगर डू यू नो कि आपने उसमें कितना ऑक्सीटोसिन ले लिया जो उस जानवर की अगर बॉडी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, तो बच्चों की बॉडी ग्रोथ कितनी बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये तो दिक्कत का कारण है ही। तो अगेन मैं आपसे भी थोड़ा इसके ऊपर जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कितने मरीज होंगे या कितना डेटा ये एग्रावेटेड रूप ले रहा है भारत में? देखिए संदीप जी, इसमें ये समझना होगा कि हाइपरटेंशन को ना एक वर्ड कहते हैं हम इसको ना, हाई बीपी को साइलेंट किलर कहते हैं। ओके। एक बड़ा इसके लिए एक बहुत अच्छी टर्म है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर केसेस इसके अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, पता ही नहीं लगता। मेरे क्लिनिक पर रख लीजिए, कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका बीपी इतना बढ़ा हुआ है उनको पता ही नहीं है। तो वो जब पहली बार चेक कराते हैं तो वो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप तो शायद मजाक कर रहे हैं। तो फिर वो हम भी हैरान होते हैं, उनको पता ही नहीं है और सिम्टम्स भी कोई नजर नहीं आ रहे हैं और एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है। तो बात करते हैं आंकड़ों पर। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत में हर 3 में से 1, कितना हो गया, लगभग 30% के करीब से आसपास होता है, वो हाइपरटेंशन का शिकार है। ठीक है। और पूरे साल में देखा जाए, अगर मैं थोड़ा इसको ओवरव्यू पूरे वर्ल्ड वाइड देखूं, तो 15 लाख से ज़्यादा जो मौतें हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें हाइपरटेंशन से रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम्स आके चल के जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और भारत में 50% केसेस ऐसे हैं, 50% केसेस आर दोज विच आर अनडायग्नोस्ड, उनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो आप देखिए कि अब 50% लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन वो अंदर अंदर क्या कर रहा है, वो साइलेंट किलर है। वो साइलेंट किलर है, अंदर ही अंदर सर क्या कर रहा है, वो उनको मार कर रहा है। करेक्ट। तो ये बहुत चिंता का विषय है सर। अक्सर ये देखा जाता है, आपने शायद महसूस भी किया होगा अपने क्लिनिकल उस एक्सपीरियंस में, कि हमारे यहाँ जनता अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ा है, बट नॉर्मली क्या होता है, लोग टेस्ट से, रिपोर्ट से घबराते हैं। एग्जैक्टली। कि आप के पास आए और आपसे बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आप दवाएं लिख दो। और आप अगर रिकमेंड करते हैं उनको कोई टेस्ट करा लो, हाई बीपी का टेस्ट करा लो, शुगर का टेस्ट करा लो, फलाने का टेस्ट करा लो, तो उनके दिमाग में होता है अरे डॉक्टर साहब टेस्ट पे छोड़ो, बस दवाई लिख दो, हम उसी से ठीक हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि मुझे जो लगता है एक कि रिपोर्ट होगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो डर ज़्यादा लगेगा। अब जब तक नहीं पता है तो चीजें बच चल रही हैं। इसमें संदीप जी ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसी है। हाँ। अभी कई बार मैं कहता हूँ अपना बीपी चेक कराओ, अरे नहीं सर हम नहीं कराएंगे। हाँ। पता नहीं क्या निकल आएगा, पता नहीं क्या निकल आएगा। अच्छा, एक साइकोलॉजी और है कि अगर हो गया तो हमें वहम हो जाएगा। इट इज लाइक अ वहम, कि हमें वहम हो जाएगा, हम वहम नहीं पालना चाहेंगे। बट मेरे ख्याल से ये एक बहुत गलत अप्रोच है। हमें फोकस करना चाहिए कि रेगुलर हम अपनी बॉडी का इन्वेस्टिगेशंस हो गई या इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। अगली चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हम जो बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन, चाहे वो या हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, ये तो हो गया एक सिम्टोमेटिक कि ये क्या हो रहा है शरीर के अंदर, हमने उसकी बात की। मगर इसको एग्रावेट क्या करता है, इसके होने के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या लगते हैं आपको जिसकी वजह से आज भारतीयों में, जैसे आपने बोला, हर 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है, चाहे वो लो भी हो सकता है या हाई भी हो सकता है। तो क्या मुख्य कारण हैं जो हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन को लीड करते हैं? सबसे पहले मैं थोड़ा लक्षणों पे बात कर लूं कि नंबर 1, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि घबराहट होती है, चक्कर आता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि सिर में तेज़ दर्द हो रहा है बिना किसी कारण से, हमेशा आंखों के सामने कभी कभी धुंधलापन सा रहता है, ये तो कुछ आम लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो इसके ऊपर अगर कभी भी किसी इंसान को, मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी इंसान को ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं सर रीजंस की, बात करते हैं कारणों की। तो कारण जो है ना सर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर इनको हम 2-3 चीज़ों में रखें तो नंबर 1 इज़ आपका लाइफस्टाइल। आपका जो उसमें आपका खान पान, आपकी दिनचर्या आ जाती है। ठीक है। आजकल क्या हो गया सर, ज़्यादातर जो है फास्ट फूड का कल्चर हो गया है। अब पहले सर कहाँ मिलता था, मतलब आप भी देखिए हमारे घर के आसपास कौन सा इतना फास्ट फूड का कल्चर था। बिल्कुल। अब तो गांव देहात में भी आप अब देखिए हर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन सब मिल जाएगा। मतलब पहले कभी मिलता था, एक समोसा शायद कभी मिल जाता था, वो भी कभी कभार मिलता था। बिल्कुल। और शहरों में तो आजकल आप देखिए एकदम से हो जाता है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, रेडी हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा, स्वाद भी चाहिए तो स्वाद में उसमें अच्छा खासा मसाला और ये आजकल अजीनोमोटो वगैरह कुछ इतनी चीज़ें डल रही हैं, सॉल्ट्स वगैरह डल रहे हैं, विनेगर वगैरह डल रहा है, तो हमारी बॉडी में वो सब रेगुलर जा रहा है। इसके साथ साथ
सबसे ज़्यादा वो उसके साथ साथ फिर हमारी एक्सरसाइज की कमी हो गई है ना। एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज की कमी है। दूसरा स्ट्रेस, काम का तनाव इतना ज़्यादा हो गया है। पहले लोग थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे, आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, हमारे एम्बिशंस भी हैं, हमें आगे बढ़ना है, तो उसका प्रेशर हम लोगों पे बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर आपके माता पिता को ब्लड प्रेशर है और आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आगे बढ़कर हो जाए। और हाई सॉल्ट इंटेक की तो मैंने बात करी ही है, जो मैंने बताया कि खाने के अंदर है, ठीक है। और कई बार देखा गया है कि इनडायरेक्टली जैसे आपको कोई और प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम देखते हैं डायबिटीज़ में, अब डायबिटीज़ में भी कई बार हाइपरटेंशन आगे जाके जो है वो डेवलप हो जाती है। किडनी पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन आगे जाके डेवलप हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब जो प्रेशर है, वो ब्लड जो है वो किडनी के ऊपर जा रहा है और किडनी वहाँ से उसको प्रॉपर छान नहीं रही है, तो किडनी उसको बैक प्रेशर कर रही है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से, कई चीज़ों की वजह से, ये मेन 5-6 कारण हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बॉडी के अंदर डेवलप हो सकता है। तो जैसे आपने जिक्र किया अभी नमक का, कि सॉल्ट का सेवन बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जंक फूड, प्रोसेस फूड तो लोग ज़्यादा खा ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि नमक का क्या रोल है आखिरकार ब्लड प्रेशर के केस में, चाहे वो लो हो या हाई हो? बिल्कुल, क्या रोल है नमक का? नमक तो देखो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आयुर्वेद में बात की जाए तो षड रस बताए गए हैं, है ना। उसमें से एक जो है वो लवण रस है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 तरह के जो है आयुर्वेद में रस बताए गए हैं। रस मतलब कि टेस्ट बताए गए हैं, टेस्ट। तो ये 6 तरह के टेस्ट हैं, उनमें लवण भी है, बहुत ज़रूरी है ना, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है लवण। और लवण क्या है? सॉल्ट, एक तरह से हम कहें इंग्लिश में, अपनी नॉर्मल भाषा में। अब सॉल्ट जो है बेसिकली हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि उसके अंदर कई तरह के सोडियम क्लोराइड वगैरह हमारे लिए ज़रूरी है, टेस्ट भी देता है। अब ये करता क्या सर, ये ना शरीर के अंदर पानी को ना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आप समझिए कि आप कहीं भी नमक डालते हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा सा पानी है तो नमक क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है। ये हमारी जब बॉडी में सॉल्ट जाता है तो ये क्या करता है, जब हमारे ब्लड में रहता है तो ये वाटर को होल्ड करता है, रिटेन करता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। तो संदीप जी, अब सवाल ये आता है कि नमक लेना कितना चाहिए? आप कितना नमक लेते हैं डेली? इसका तो कोई आइडिया नहीं है। टेस्ट के हिसाब से चम्मच में निकाला और बन गया, और जो घर में वाइफ ने बना दिया नमक डाल के वो खा लिया गया। बट ऐसा कोई कभी सोचा नहीं, या कभी किसी ने हमें बताया नहीं कि हमें इतना ही नमक खाना चाहिए? संदीप जी, मैं आपको बताऊंगा, इसका भी एक ना पैमाना है। अच्छा। हाँ, WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, डेली जो हमको सॉल्ट लेना है वो 5 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। दिन भर में 5 ग्राम एक एडल्ट को लेना चाहिए। 5 ग्राम कितना होता है? एक नॉर्मल चम्मच जो हमारे घर में होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एवरेज कंजप्शन डेली, रोजाना जो सॉल्ट ले रहे हैं लोग, वो 10 से 15 ग्राम तक जा रहा है, यानी 3 टाइम्स। हम 3 गुना ज़्यादा नमक डेली अपनी डाइट में ले रहे हैं। बड़ा सरप्राइजिंग है। आप देखिए कि ना, एक चीज़ हम पढ़ते थे, बैलेंस न्यूट्रिशन, मेरे ख्याल से 5th या 8th क्लास में हम पढ़ते थे। कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? कहाँ कोई फॉलो करता है? हम बोलते हैं हमारे खाने में, एक थोड़ा सा अलग से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा और, कि हम बात करते थे हमारे खाने में प्रोटीन होना चाहिए, करेक्ट, कार्ब्स होनी चाहिए। अब आप देखो, आप सुबह हम नाश्ता करते हैं, कोई इंसान देखता है? कहाँ तौल के देखते हैं कि भैया इसमें प्रोटीन कितना है और कार्बोहाइड्रेट कितना है? वो छोड़ो, ये भी नहीं देखते हैं कि प्रोटीन है भी कि नहीं, इतना भी नहीं देखते, पता ही नहीं होता। मतलब सुबह अगर आलू के पराठे बने तो आलू के पराठे खा लेंगे। अब उसमें कहाँ प्रोटीन है? प्रोटीन है ही नहीं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और मेजर तो कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा बहुत घी लगा दिया तो फैट मिल गया आपको, और सॉल्ट इंटेक, सॉल्ट तो आप उसमें जा ही रहा है। दोपहर को आप खाना खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, उसमें कितना ही प्रोटीन आपको मिल रहा है। करेक्ट। तो बैलेंस डाइट हमको पढ़ाई जाती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आज तक हमारे देश में डेवलप ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बीमारियां भी हमारे देश में बहुत देखने को मिलती हैं। खैर, वो टॉपिक अलग है, बात करते हैं हमारे इसके बारे में। तो 10 से 15 ग्राम अभी तक, मतलब 3 गुना ज़्यादा तक हम जो है डेली सॉल्ट इंटेक ले रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए कि जितना ज़्यादा ये फास्ट फूड का कल्चर हो गया है, जो मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एडिड, क्योंकि पहले उसमें नमक जाता है बनाने में, फिर वो फ्राई होता है, फिर उसके ऊपर से भी वो सीजनिंग डाली जाती है, और फिर सॉसेज डाले जाते हैं, उनमें भी नमक है। करेक्ट। तो कितनी चीज़ों में, आप हर चीज़ में तो नमक डल ही रहा है। इवन इनफैक्ट आपने जब खाने की बात की, फास्ट फूड की बात की, तो आप अगर इसको देखते हैं, आपके फ्रेंच फ्राइज, एग्जैक्टली, तो फ्रेंच फ्राइज तला गया, बनाया गया, और उसके ऊपर से स्प्रिंकल किया जाता है सॉल्ट को, बिल्कुल, और हम बड़े टेस्ट के साथ खाते हैं।
तो उसमें मुझे लगता है 5 ग्राम तो उसी में हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना तो बाकी खाना कहाँ गया? बाकी फिर उसके बाद आएगा, फिर उसमें ऐड हो गया, नमक होगा। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, अभी मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए? क्या उसको मैनेज किया जा सकता है या वो नामुमकिन है, नहीं किया जा सकता है? और अगर मैनेज किया जा सकता है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे वो अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके? बात यह है कि सबसे पहले आपको पता कब लगा, नंबर 1 है। दूसरा डिपेंड करता है कि उस समय आपका ब्लड प्रेशर कितना है। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसको बहुत जल्दी कंट्रोल ना किया जाए तो वो एक वैसे तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर एक इमरजेंसी है। एक नॉर्मल फिगर मैं आपको दूं, 180/120 या 100 के आसपास। नीचे वाला ब्लड प्रेशर 100 से 120 के बीच में और ऊपर वाला 180 से ऊपर। हालांकि ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर एक जनरल फिगर में दे रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा बीपी आपको कभी मिल रहा है तो ये अलार्मिंग है, ये इमरजेंसी है। इसके अंदर ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, दिमाग की नस भी फट सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी इमीडिएट हो सकती हैं। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर जैसे आपने ये भी डेटा बोला कि 180/100 से ऊपर अगर जा रहा है, तो यहीं पर मेरा एक सवाल और इसी में आ रहा है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को किस एज के बाद और कितनी फ्रीक्वेंसी पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए सो दैट वो ट्रैक करता रहे कि क्या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है? बहुत बढ़िया। बिकॉज नॉर्मल कंडीशन में हम कभी भी ब्लड प्रेशर रोजमर्रा की जिंदगी में जाके चेक नहीं करते। हाँ। तो अगर हम इसको चेक करते रहें तो शायद हम समय रहते इसके ऊपर रोकथाम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसके ऊपर हम और एलोबरेट करें तो एक एज ग्रुप है, मैं बोलता हूँ 40 के बाद। 35 या 40 एक एज ऐसी है, 35 तो थोड़ा ज़्यादा अर्ली है। 40 के बाद क्या ना, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आने शुरू होते हैं, है ना। तो आफ्टर 40 और अगर आपकी 40 साल से उम्र ज़्यादा है फिलहाल, ठीक है, इसके अलावा यदि आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटापे से ग्रसित हैं, या फिर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है जो हमने पहले बात करी, या फिर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है, ऐसे केसेस के अंदर आपको हर 6 महीने में आपका अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली 6 महीने के बाद चेकअप कराते रहना चाहिए। डॉक्टर से मिलकर आप अपना बीपी चेक करा सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ बीपी ही क्यों, नॉट बीपी तक मत सारे टेस्ट करा सकते हैं। एक नॉर्मल है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल हो गया, अपना ब्लड शुगर हो गया, अपना बीपी हो गया, ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं। इनको आप हर 6 महीने पे या 8 महीने पे इसको आप, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो आप साल में एक बार कराइए। अगर आपको लगता है कि आप सारा ही गलत कर रहे हैं, मतलब आपका कुछ सिस्टम सही नहीं है, तो फिर आपको भाई 6 से 8 महीने में एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट तो करा ही लेना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल तो डॉक्टर साहब बहुत सारे मशीनें अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें अवेलेबल हैं ब्लड प्रेशर की, तो आप एक लेके रख सकते हैं। अगर आपकी 40 साल से ऊपर है तो आप जितनी फ्रिक्वेंसी में एक बार चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बात हम कर रहे थे कि कैसे कंट्रोल किया जाए ब्लड प्रेशर को। तो कंट्रोल की मैं बात कर रहा था कि एक तो मैंने आपको बताया कि अगर बीपी ज़्यादा है तो मेडिकल इमरजेंसी है ना। तो कई बार पेशेंट्स आ जाते हैं कि सर हमको बता दीजिए अभी हम क्या करें, तो दैट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। उसमें आप नेग्लिजेंस मत करिए, बिल्कुल तुरंत उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है कि जब आपको पता लगा, अब आपको मान लो पता लग गया, आज आपको पता लगता है, आज मैं आपको बताता हूँ कि संदीप जी आपको ब्लड प्रेशर है, तो सबसे पहले ये देखना है आपको कितना है। अगर 140/90 तक जा रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल है। आपको सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक करना है। नंबर 1 आपको अपनी डाइट को ठीक करना है। डाइट में आपको क्या करना है, सबसे पहले नमक कम करना है। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर 1। दूसरा, अपने खाने में से प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा तला हुआ खाना, इसको आपको बंद करना है, ठीक है। नंबर 3, आपको अपनी नींद अच्छी लेके आनी है। स्लीप बहुत ज़रूरी है। स्लीप को आपको कम से कम 7 से 8 घंटे, ऐसा देखा गया है जिन लोगों की नींद भी कम होती है उनका भी ब्लड प्रेशर कई बार ज़्यादा निकलता है। तो स्लीप डिप्राइव्ड नहीं होना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद दीजिए, ठीक है। दूसरा, जितना हो सकता है स्ट्रेस कम करिए, उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, किसी भी तरह से अपना स्ट्रेस कम रखिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। नंबर 4 हो गया। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आयुर्वेद का उपयोग इसमें कर सकते हैं। इनिशियली अगर आपका 140/90 के बीच में आ रहा है तो आप आयुर्वेद की हेल्प ले सकते हैं, और इससे अगर आप करेंगे तो इट कैन बी रिवर्स्ड आल्सो, आप इसको कम भी कर सकते हैं। एक मैं आपको एक रोचक अपनी अभी कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसका वजन 67 kg था, फीमेल थी, उसकी हाइट थी 5 फुट 2 इंच, तो उसका आइडियल वेट होना चाहिए था 60 किलो। तो मेरे पास आई, उसका बीपी 150/90 आ रहा था और वो पिछले 6 महीने से दवाई खा रही थी एलोपैथिक।
ओके। तो मेरे पास आयुर्वेद के लिए आई वो, तो मुझे कहती डॉक्टर साहब बताओ मैं क्या करूँ, मैं दवाई छोड़ना चाहती हूँ, तो आप ऐसा करो आप आयुर्वेद की दवाई दे दो। मैंने कहा मैम आयुर्वेद क्यों लेना चाहते हैं, नहीं साइड इफेक्ट से रहित है। मैंने कहा अगर मैं आपकी दवाई बंद करा दूँ तो? बोले सर वो तो और बढ़िया, और मुझे तो ये पता ही आयुर्वेद में हो सकता है। मैंने कहा ठीक है आपको आयुर्वेद का हम मेडिसिन देते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। मतलब क्या? मैंने बोला उनको आपको अपना वज़न 5 किलो कम करना है। तो वो हैरान हो, यार सर 5 किलो वज़न कम करने से? मैंने कहा नहीं आप 5 किलो वज़न कम करिए। तो फिर वो थोड़ा सा उन्होंने दिखाया कि नहीं मैं करती हूँ, तो उन्होंने 2 महीने में 5 किलो वज़न कम किया, और राइट नाउ वो उनकी मेडिसिन आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसकी वो दवाई हम बंद कर चुके हैं। वज़न कम करने से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जितने लोग मोटापे से ग्रसित हैं वो तो अपना वज़न कम करें, वो सिर्फ दवाई पे मत निर्भर रहिए, वेट लॉस करेंगे तो उससे भी आपका बीपी नॉर्मल आता है। करेक्ट। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं डाइट के साथ साथ। और जब आपका बीपी ज़्यादा बढ़ने लगता है, बैक टू द क्वेश्चन, अगर ज़्यादा होने लगता है 150/100 जा रहा है, 90 जा रहा है, तो उस समय फिर आपको मेडिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है। पर अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रख लें, अपनी डाइट, अपना स्ट्रेस, बार बार हम उसी चीज़ पर आते हैं, तो नेचुरली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई, मेरे को नहीं लगता कोई चैलेंजिंग इशू है इसमें। इसी से रिलेटेड, जैसे कि जिन लोगों का बीपी कम रहता है, हाँ, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए अपने बीपी को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए? उनके लिए क्या उनको फॉलो करना चाहिए पैटर्न, मे बी लाइफस्टाइल से रिलेटेड या फूड हैबिट से रिलेटेड? वहाँ पे क्या आप सजेस्ट करोगे? लो बीपी के भी कुछ कारण होते हैं, थोड़ा उस पर भी हमको फोकस कर लें पहले हम। कई बार लोग सोचते हैं कि सर हम लो बीपी है, हम क्या ले लें, मतलब उसको ज़्यादातर कमज़ोरी से ही गिना जाता है। नो डाउट वीकनेस बॉडी के अंदर है। खासकर कारणों की बात अगर मैं थोड़ा करूँ तो सबसे पहले पोषक तत्वों की अगर आपके शरीर में कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आयरन कंटेंट कम हो रहा है, तो उससे भी लो बीपी रहता है। ठीक है। इसके साथ साथ मैं बात करूं, अगर आपके हार्ट की कुछ इश्यूज हैं, ज़रूरी नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम्स हाई बीपी में देखने को मिलती हैं। अगर दिल कमज़ोर है, वो ढंग से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो आपके जैसे वही वाले एग्जांपल फिर लेके आते हैं मोटर वाला घर में, कि अगर मोटर कमज़ोर है तो पानी आपकी टंकी में नहीं जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, आपके शरीर में वो नहीं जाएगा, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो वही चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा, थकान रहेगी, एक जनरल से सिम्टम्स मिलते हैं। तो जब लो बीपी की बात की जाती है तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले कारण पे काम करना है। हमें कॉज पता लग गया, अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो इट मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। तो आप जो है अपनी डाइट को अच्छा करें, अपनी डाइट के अंदर जो है पोषक तत्वों को इन्वॉल्व करें, खासकर विटामिन B12 है या विटामिन B6 है, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। हरी सब्जियों का उपयोग करें जिनके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे आयरन की जो है बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी कम होगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो है अपनी, मैं तो ये बोलूँगा आलमंड्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ग्रेट। तो कहीं ना कहीं जैसे नमक की हम बात कर रहे थे, क्या नमक का सेवन भी उनमें बढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कम है तो भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जब हम नमक को जोड़ रहे थे कि हाई बीपी लीड कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट कर सकता है। हाँ, सॉल्ट का हम ऐड कर सकते हैं इवन हम। और हाई बीपी में खासकर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कैफीन है, उसको हाई बीपी करती है, तो ज़्यादा लोग अगर चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसको कम करें, और इसका उल्टा अगर बीपी लो है तो थोड़ा चाय कॉफ़ी ले लें। आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल में चाय कॉफ़ी का भी सेवन बढ़ गया है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे कुछ बढ़े। कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, तो अब मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के लेके बात करना चाहूँगा। जी सर। और मैं जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा उदाहरण दिया एक महिला का जिन्होंने अपने बीपी को कंट्रोल किया, वजन कंट्रोल करके, क्या तरीका है आयुर्वेद में जिसके माध्यम से हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो लो बीपी की समस्या है या हाई बीपी की समस्या है? और IMC इज़ नोन फॉर आयुर्वेदा। एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि IMC में कौन कौन से उत्पाद हैं जो खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए या जिनका बीपी लो रहता है उनको हमें रिकमेंड करना चाहिए, उनको लेना ही चाहिए, वो चाहे रिकमेंडेशन की बात हो या इवन नॉर्मल लाइफस्टाइल में उनको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसके इफ़ेक्ट बहुत मतलब मिलते हैं और रिजल्ट दिखते हैं लोगों में। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा, बीइंग एन आयुर्वेदाचार्य, बीइंग ए डॉक्टर, आप क्या बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद का क्या रोल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और कैसे ब्लड प्रेशर को रेंज में लाया जाए? बिल्कुल सही। तो आयुर्वेद की बात की जाए तो सबसे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि मैंने कहा रूट बेस पे हम काम करते हैं ना। आयुर्वेद की बात करूं मैं तो सबसे पहले हमको कारण समझना है, ठीक है, और हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या और आहार को सही करना है, जो मैंने पहले बात करी। सबसे पहले तो हमें उसी पे काम करना है, तो उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं।
तो वही चीज़ें आयुर्वेद में भी हैं, दिनचर्या ठीक करो, खान पान ठीक करो, नंबर 1। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, जो आपने कहा, हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए आईएमसी के पास, हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाइपरटेंशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, मान लीजिए अगर आपका कारण सबसे बड़ा जो है दैट इज़ स्ट्रेस, है ना, अब मानसिक तनाव है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है स्ट्रेस अवे, उसको आप यूज़ करिए, ठीक है। तो उसके अंदर स्ट्रेस को कम करने के लिए जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे उसमें शंखपुष्पी है, जटामासी है, वचा है, तो ये मानसिक तनाव को कम करती है, ये स्ट्रेस को कम करती है, नंबर 1। तो इसको आपने ऐड किया। कई बार आयुर्वेद में ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण पाचन तंत्र की गड़बड़ी होती है ना। ऐसे लोग जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, आपने देखा होगा कई बार ना लोग ऐसे बोलते हैं, यार मेरे को ना गैस की दिक्कत हो गई और मेरा बीपी बढ़ रहा है। वाई इट इज सो? क्योंकि आयुर्वेद के अंदर ब्लड प्रेशर को पित्त दोष और वात से रिलेटेड किया गया है। थोड़ा टेक्निकल है, पित्त और वात दोष। वात मतलब कि हम गैस्ट्रिक ट्रबल बोल सकते हैं आम भाषा में, और पित्त भी कई बार एसिडिटी की दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में भी ना बीपी बढ़ जाता है कई केसेस का। हालांकि मॉडर्न साइंस इसको नहीं मानती है, लेकिन आयुर्वेद इसको मानता है। तो उसमें आप, हमारा प्रोडक्ट आता है एलो डाइजेस्ट, आप उसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। नंबर 2 हो गया क्योर एसिड, एक सिरप आता है हमारा, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इन चीज़ों में बात कर रहा हूँ। अब ये तो हो गए साइड बाय साइड हमने जिनकी बात करी। अब एक मेन प्रोडक्ट हमारे पास है एलो मुक्ता टेबलेट, ठीक है। तो अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है तो एलो मुक्ता तो आपको लेनी ही लेनी है। ये इतना बढ़िया हमने आईएमसी के अंदर एक फॉर्मूला तैयार किया है। इसके अंदर शंखपुष्पी, जटामासी, मानसिक स्तर को भी, क्योंकि आयुर्वेद जो है ना सर, केवल संदीप जी केवल बॉडी तक सीमित नहीं है। बाकी पैथीज मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी पैथीज जो होती है ना वो सिस्टम सेंट्रिक काम करती हैं। जैसे आपका हार्ट का सिस्टम हो गया, आयुर्वेद आपकी बॉडी को एज अ होलिस्टिक एग्जैक्टली, मन, आत्मा और शरीर, ये तीनों चीजें आयुर्वेद में इंक्लूड हैं। वेरी नाइस। मन, आत्मा और शरीर। तो हम क्या करते हैं, हम शरीर का इलाज करते रह जाते हैं, है ना। हम शरीर का इलाज करते रह जाते हैं, दवाई खा लो, दवाई खा लो। भाई मन भी तो है। बिल्कुल। और मन क्या है सर, आपको तो पता ही है। मैं तो बॉडी को हार्डवेयर कहता हूँ, इसको तो मैं क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर, या जो भी हम मेन चीज इसको बोलते हैं। तो मन, आत्मा, शरीर, इन तीनों चीज़ों पर हमको आयुर्वेद काम करता है। तो शरीर के लिए आयुर्वेद है। आपने दिनचर्या ठीक करी, आपने खान पान ठीक किया। बीपी के केसेस अगर हैं तो उसको मानसिक रूप से भी आपको रिलैक्स होना। और सबसे ज़्यादा केसेस आजकल देखिएगा स्ट्रेस के इतने ज़्यादा भर के आते हैं, तो स्ट्रेस अब है। तो एलो मुक्ता की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी हमने शंखपुष्पी वगैरह ऐड किया है, और उसमें एक जड़ी बूटी है सर्पगंधा। ओके, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है सर्पगंधा, और ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। तो आप एलो मुक्ता का ज़रूर उपयोग करें। और इसके अंदर मुक्ता पिष्टी है जो कि पित्त को कंट्रोल करती है, ठंडक देती है शरीर को, तो ये ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करती है। तो कितनी डोजेस होनी चाहिए, क्या क्या कितना लेना चाहिए? देखिए एलो मुक्ता आप 1 से 2 गोली दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं, ठीक है। रेगुलर आपको इसको लेना है, और खाना खाने के बाद आप इसको लीजिए। अगर ज़्यादा रहता है तो 2-2 गोली, नहीं तो आप 1-1 गोली भी ले सकते हैं। और स्ट्रेस अवे तो आप डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा है। वैसे तो मैं 1 टेबलेट भी जो है अच्छा हमारा रात के समय आप ले सकते हैं, नहीं तो आप मॉर्निंग इवनिंग। एलो डाइजेस्ट की बात करिए तो वो 5-5 बूंदे आप 2 से 3 बार दिन में लीजिए। क्योर एसिड टेबलेट और सिरप है, उनको आप सिरप जो है वो 2-2 चम्मच दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। सब्जेक्टिव अगर आपको एसिडिटी वगैरह रहती है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इन 3 मेन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि अगर आप पहले से कोई अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपनी अंग्रेजी दवाई लेते हैं, बीपी की दवाई लग रहे हैं, तो आपको एकदम से कई बार लोग क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं अब हम इस पे आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसका सर एक प्रोसेस है, क्योंकि आयुर्वेद क्या रूट कॉज पे काम करता है, और दूसरा आयुर्वेद सेलुलर लेवल पर भी काम करता है। तो उसके लिए आपको समय तो देना पड़ेगा, रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय एग्जैक्टली। तो उस केस में क्या, अगर आप कोई पहले से मेडिसिन ले रहे हैं तो आप एकदम से बंद करेंगे ना, तो आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो चुकी है, आदी हो चुकी है। तो सर क्या होगा, फिर वेरिएशंस आएंगे, फिर वो आपका बीपी बढ़ सकता है। तो उस समय क्या होता है, इंसान घबरा जाता है, कहता है यार मैं तो ये भी ले रहा था और ये कैसा हो गया, ये तो मैंने लिया मेरा। तो थोड़ा समय दीजिए। मैं कहता हूँ इसको आप लगभग 1-2 महीने का टाइम दीजिए। साथ में अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराते रहिए, और जैसे जैसे आपका नॉर्मल आता है फिर आप डोजेज टाइट्रेट कर सकते हैं। हाँ जी, टाइट्रेट कर सकते हैं धीरे धीरे, अपनी दवाइयों को धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। सब्जेक्टिव है वो। इसमें ये भी देखना पड़ता है कि आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है, आप कब से ले रहे हैं। तो एक पूरा हर किसी इंसान के लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि
शरीर हर किसी का अलग अलग है ना। बिल्कुल। मैं अलग सोचता हूँ, आप अलग सोचते हैं ना। मेरा अगर मैं मान लो मैं ज़्यादा फैटी हूँ और आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, तो मेरे में रिजल्ट अलग मिलेंगे, आप में अलग मिलेंगे। बिल्कुल। तो इस चीज़ को समझते हुए हम कर सकते हैं। बट नो डाउट फिर भी मैं कहूँ तो आयुर्वेद के अंदर बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद जो है इन चीज़ों को मैनेज करता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, समय देना पड़ता है। तो आपने हाई बीपी के लिए बताया स्ट्रेस अवे, एक तो स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, गट हेल्थ के लिए आपने बोला कि एलो डाइजेस्ट और क्योर एसिड ले सकते हैं। जी। और फाइनली एलो मुक्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वाकई अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, कई बार क्या होता है ना, हाइपरटेंशन के केसेस में ना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ मिलता है। ओके। ये एक जरूरी पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? चर्बी एक तरह से, है ना। तो ये धीरे धीरे आपके खून की नस में जमती रहती है। तो इसकी जो इसका हम कहते हैं डायमीटर कहते हैं, इसको कम कर देता है, सकरा हो जाएगा। सकरा हो जाता है। तो जब सकरे में से सब पानी ज़्यादा तेजी से भागता है ना, अगर मैं प्रेशर करना हो, तेज करना, तो हम क्या पाइप का मुंह दबा दो, पाइप का मुंह दबा दो तो प्रेशर तेज हो जाता है। तो जब आपकी यह आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो पाइप जो आपकी खून की नस है, जो पाइप बोल रहे हैं, वो बारीक हो गई, तो खून ज्यादा तेजी से भागेगा, तो वो भी प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उस केस में हमारे पास एक एलो कोलेस्ट्रा टेबलेट है। इतनी ज़बरदस्त हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। इसके अंदर मैं बात करूं तो अर्जुन है। और अर्जुन जो है आयुर्वेद के अंदर, अर्जुन तो वैसे तो धनुर्धर थे इतने बड़े महाभारत में, सभी जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता। तो अर्जुन नाम की जड़ी बूटी, उसको पार्थ भी कहा जाता है। ये जो जड़ी बूटी होती है सर, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करती है और वीक हार्ट को पावर भी देती है। और इसमें हमने लहसुन डाला हुआ है, लौकी डाला हुआ है, गुग्गुल डाला हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त अभी हमने प्रोडक्ट तैयार किया है लो कोलेस्ट्रॉल, और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन में अगर आपको पता लगा है, डॉक्टर ने बताया है, तो आप एलो कोलेस्ट्रॉल को भी एक टेबलेट या 1 से 2 टेबलेट सुबह शाम लीजिए। ओके, ग्रेट जी। तो ये तो हो गया हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के केस में। जी। व्हाट अबाउट लो बीपी? लो बीपी में सबसे पहले अपनी डाइट पे फोकस करना है। ठीक है, अपनी डाइट को अच्छा करना है, हरी सब्जियां लीजिए, न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर लीजिए। हमारे पास एक प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, डेट इज़ हिमालयन बेरी। मैं उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। और हिमालयन बेरी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, विटामिन सी से भरपूर है। हम सब जानते हैं विटामिन B12 उसके अंदर मौजूद है, B6 है, और भी कई तरह के 20 टाइप्स के उसके अंदर एसेंशियल विटामिन उसके अंदर मौजूद हैं। ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में बड़ा अच्छा करता है। ओरेक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, उसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो क्या होता है, आपके शरीर में जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी तो होनी चाहिए ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं, आपका शरीर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑक्सीजन की बढ़ाता है हिमालयन बेरी। तो लो बीपी के अंदर ये ज़बरदस्त काम करता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जीवन शक्ति रस है हमारे पास, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जीवन शक्ति रस। तो हिमालयन बेरी आप लेना चाहें तो 30 ml मॉर्निंग में, सुबह आप खाली पेट उसको 1 गिलास पानी में ले सकते हैं। जीवन शक्ति रस का आप यूज़ कर सकते हैं 30 ml। उसको वो मीठा होता है तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स उसको ना लें, थोड़ा सा उसमें परहेज़ रखें। और साथ में आप डेली डाइट टेबलेट हमारे पास आती है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास इतना ज़बरदस्त हमारा अश्वगंधा शिलाजीत है। और अश्वगंधा तो मेंटल अलर्टनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है सर, और साथ ही साथ बॉडी के अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। और शिलाजीत तो ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव ही करता है। करेक्ट। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है, देन वी हैव लोहोवटी। तो मतलब कहते हैं ना, लोग कहते हैं सर आयुर्वेद में तो कुछ नहीं होता, मतलब इतना सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें। वेरी नाइस जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। सो थैंक यू सो मच कि आपने आज समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दी जो कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड थी। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिली होगी। और आपने देखा हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट कवर किए कि अगर आपको हाई बीपी की तकलीफ़ है तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको अगर लो बीपी की तकलीफ़ है तो क्या करना चाहिए। और आपने डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए कि कुछ लोगों ने अपने सिर्फ वज़न को कंट्रोल करके ही बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लिया। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा और आप इससे बहुत सारी जानकारी अपने लिए तो प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ आपके आसपास जितने भी लोग इन समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो लो बीपी की हो या हाई बीपी की हो, उनको इस पॉडकास्ट के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दे करके उनको भी हेल्दी बनाने में ये पॉडकास्ट आपको मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच। गुड IMC।